हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और इसमें इस चैप्टर से आज का हमारा टॉपिक है आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों की एकता के सूत्र में बांधती है और स्वराज के प्रति विश्वास पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान करती है। और राष्ट्रीय आंदोलन ही वह विचार है जो लोगों को चेतना प्रदान करने में, समाज सुधारकों में, राष्ट्रवादी नेताओं, राजनीतिक संस्थाओं, शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रवादी आदि तत्वों का बहुत अधिक योगदान है। तो राष्ट्रवाद हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और स्वराज के प्रति विश्वास पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन के एक ठोस आधार प्रदान करती है। तो वही राष्ट्रवाद है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे राजनीतिक संगठन, विचारकों के द्वारा और क्रांतिकारियों के द्वारा ये आंदोलन चलाए गए थे, जिनका एक ही लक्ष्य था भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकना। स्वतंत्रता प्राप्ति में ये इन क्षेत्रीय अभियानों ने और जो इन क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था और कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों का खास महत्व है। और आइए हम जैसे इसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे पिछले वाला वीडियो में भी हम बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन घटना कैसे घटी और क्या क्या आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रवाद का उदय भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था, मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों की चुनौती के विरुद्ध। तो भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया था और भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के विकास तथा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सुबह ब्रिटिश शासन ने आधार तैयार किया था। तो अंग्रेजी सरकार की छत्र छाया में किसानों से मालगुजारी के नाम पर उपज का बहुत बड़ा भाग को ले लिया जाता था और अकाल पड़ने के बावजूद भी, उपज नहीं होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनसे टैक्स ले लिया जाता था। बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स ले लिया जाता था। तो इस तरह से लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति धीरे धीरे घृणा पैदा हो रही थी और असंतोष पैदा हो रहा था लोगों के मन में। और यही कारण था कि धीरे धीरे यह बहुत बड़ा रूप ले लिया और आंदोलन का कारण बना। तो पिछले वीडियो में भी हम इसका चर्चा किए थे कि किसानों से किस प्रकार से मालगुजारी वसूल किया जाता था। और दिल्ली दरबार के बारे में भी हम बताए थे कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जबकि उस समय भीषण अकाल पड़ा था। अकाल से और बर्ड फ्लू का जो उस समय महामारी चला था, उससे कितने लोग की जाने जा रही थी, कितने लोग मर गए थे। और दिल्ली दरबार सजाया जा रहा था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ पर अंधेधुंध पैसे की खर्च किए जा रहे थे राष्ट्रीय साहित्य का। तो इसमें आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था, तो इसमें राष्ट्रीय साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति के लिए। और भरतेंदु हरिश्चंद्र जैसे, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, दीनबंधु मित्र, हेमचंद्र बनर्जी जैसे और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लोगों ने इनकी, और रविंद्रनाथ ठाकुर को आप जानते ही होंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर की जो रचनाओं ने लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागी और राष्ट्रवाद की जड़ को मजबूती मिला। इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 1884 तक का बिना सोचे समझे ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए थे जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र गति प्राप्त हुई।
1877 में जब दक्षिण भारत के लोग अकाल से पीड़ित थे तो लिटन ने ऐतिहासिक दिल्ली दरबार लगाया था उस समय, जबकि दक्षिण भारत के लोग अकाल से, भीषण अकाल से पीड़ित थे और बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी। 1877 में भारतीयों को सार्वजनिक संपत्ति का गला घोटने के लिए प्रसिद्ध भारतीय प्रेस अधिनियम स्वीकार किया गया और भारतीयों और यूरोपियों के बीच भेदभाव पर आधारित शस्त्र अधिनियम भी इसी समय स्वीकार किया गया था। तो अंत में एडवर्ड बिल ने भारतीयों के दिलों को पुनः जबरदस्त ठेस पहुंचाई और ये बहुत बड़ा कारण था। ये छोटा छोटा जो कारण जो बहुत ज़्यादा ये जो छोटी छोटे लगातार इस तरह का जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे थे तो इसमें लोगों को ज़बरदस्त ठेस पहुंचा और इन लोगों की भावना का और में ठेस पहुंचा और इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना जगाने में एक बार फिर बहुत बड़ा योगदान मिला। ये सब ब्रिटिश सरकार के कुछ ऐसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो ये भी मुख्य कारण बना राष्ट्रीयता का। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का अवलोकन करने से पता चलता है कि इसको गति प्रदान करने में हमारे राष्ट्रवादी नेताओं जैसे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड मैंडोल्ड के नाम से जाने जाते हैं और ये ब्रिटिश शासन के दौरान ये चुने गए थे, पहले भारतीय थे, सांसद में चुने गए थे, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और ये उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1888 में, दूसरा अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन के टाइम में ये अध्यक्षता किए थे इन्होंने। तो ये सब जो भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे तो इन्होंने अहम भूमिका निभाया इस आंदोलन में और इनके विचारों ने भारतीय जनमानस को इस बात से अवगत कराया है कि हमारे शोषण और उत्पीड़न के लिए अंग्रेजी शासन और उसकी जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ जो अपनाई गई, तो इसके अतिरिक्त और तत्कालीन समय में राष्ट्रीय भावनाओं ने भारत में उग्रपंथी राष्ट्रवाद के विकास की जमीन तैयार कर दी और यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अजय नहीं है। यदि हम शोषण करने वाली सरकार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसी के लिए पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस समय वो अध्यक्ष जब बने थे तो उन्होंने 29 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ये कदम कुछ उठाए गए थे हमारे राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों के द्वारा। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं क्या हैं। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अलग अलग अर्थ थे, अलग अलग मायने थे, अलग अलग सोच थी। जैसे शहरों में आंदोलन जब हुआ तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेड मास्टरों और शिक्षकों ने भी इस्तीफा दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी द्वारा भी बोला गया था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार को सहयोग देना बंद कर दें तो ब्रिटिश सरकार चरमरा करके घिर जाएगी, ढेर हो जाएगी। तो इस तरह से कदम उठाया गया, लोग इस्तीफा देने लगे, सरकारी नौकरी छोड़ने लगे, अपने उपाधियां लौटाने लग गए। तो मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें भी अधिकार मिल सकते हैं जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। तो सभी का मायने अलग अलग था, सोच अलग अलग था। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था।
बहुत जोर से बहिष्कार किया गया था, जोर शोर से बहिष्कार किया गया था विदेशी वस्तुओं का। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई थी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर के नहीं, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी जो कीमत थी 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थान पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से इनकार कर दिया था, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था व्यापारियों ने। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने लगी, बढ़ने लगा। जो भारतीय कपड़ा मिल जो बंद हो गए थे लगभग, तो क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो यहाँ से कच्चे माल को ले जाया जाता था और वहाँ से तैयार मिल से जो कपड़ा तैयार होता था, कॉस्ट भी कम लगता था और दोबारा वापस भारत के बाजार में बेचा जाता था। तो इस प्रकार से भारत का दोहन हो रहा था दोनों तरफ से और सस्ते दाम पे मिल जाता था कपड़ा। तो लगभग भारतीय कपड़ा का मिल जो था वो बंद हो गया था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के बाद इसमें जान सी पड़ गई और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तो कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले बहुत महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे, नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि बहुत कॉस्ट भी इसका ज़्यादा पड़ता था, जिसके चलते महंगा ज़्यादा होता था। तो गरीब लोग इसको नहीं खरीद पाते थे, इसलिए इस धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। और वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलनों की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों ने स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके, ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील द्वारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ गई थी, लोगों की समस्या आने लगी थी। तो लोग वापस अपने अपने सरकारी कामों में लगने लगे थे, अपना सर्विस में वापस आने लगे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह जो हुआ किस प्रकार से हुआ, क्या कारण था। तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया, शहर से बढ़ते हुए देहात में फैल गया, ग्रामीण इलाकों में चल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए, राष्ट्रीय आंदोलन में ही समा गए थे और इनका भरपूर सहयोग मिला। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उसका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। तो इस प्रकार से इसी को बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया मजदूर में रह रहे थे, काम कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जो बाद में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और किसानों की मांग की थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनका व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी, मात्र एक महीने में।
अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। तो 1921 ईस्वी में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगे और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि आप कोई लगान नहीं भरेगा, इस तरह से समझा रहे थे और लोग लगान देने से मना कर दिए थे। जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी अपनी सारी कार्रवाइयां और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे इस तरह से। और आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कि गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। उस समय गुरिल्ला आंदोलन, तो कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी और अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इस जंगल में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। तो इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों के मन में आक्रोश था, क्योंकि उनकी रोजी रोटी, एक तरफ से तो रोजी रोटी चली जा रही थी, दूसरी तरफ उनको इस तरह का मन में लगने लगा कि उनके जो परंपरागत अधिकार थे वो भी छीने जा रहे हैं। तो इस तरह से उनके लोगों के मन में उस तरह का भावना आने लगा और जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। अलूरी सीताराम राजू, तो उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती है। इस तरह का उनका दावा था अलूरी सीताराम राजू का। तो इस प्रकार से उनका दावा था कि उनको कोई मार नहीं सकता है, वो स्वस्थ कर सकते हैं, वो खगोलीय अनुमान कर सकते हैं। तो राजू के व्यक्तित्व से चमत्कारिक विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। उन्हें लोग ईश्वर मानने लगा उन लोगों को कि ईश्वर के अवतार के रूप में हमारे सामने ये आए हैं। राजू महात्मा गांधी का महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो ये असहयोग आंदोलन से बहुत लोग प्रेरित हुए और महात्मा गांधी के आंदोलन में बहुत सारे क्षेत्रीय लोग, जनजातीय लोग शामिल होना शुरू हो गए। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। गुरिल्ला युद्ध। तो 1924 ईस्वी में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे 1924 के दौरान और उनको 1924 में फांसी दे दी गई थी। लेकिन फिर भी लोगों के मन में राजू एक लोकनायक के रूप में बसे हुए थे, लोकनायक के रूप बन गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बागानों में स्वराज। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।